नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाद। यह हमारे बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। हम जैसा कि जानते हैं कि भौगोलिक जगत के दो पक्ष होते हैं, एक प्रकृति और दूसरा मानव। और मानव भूगोल में इन दोनों पक्षों प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या होती है। प्रारंभिक काल में मानव प्रकृति के अंतर संबंधों की अवधारणा प्रकृति प्रधान थी। इसे निश्चयवाद अथवा पर्यावरणवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार समस्त मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होती है और मनुष्य प्रकृति का दास है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाओं को पूर्णतया नियंत्रित करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव महत्वहीन तथा निष्क्रिय होता है। जैसे हम देखें उदाहरणतः जायरी बेसिन के पिग्मी, कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के एस्किमो तथा मध्य एशिया के किर्गिज लोग एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पूर्णतया नियंत्रित है। इन सभी जनजातियों में की अगर बात करें तो पिग्मी जो एक अफ्रीका के जायरी बेसिन में एक कठिन प्राकृतिक स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं। कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल में रहकर अपना निवास करते हैं प्राकृतिक दशाओं में। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के एस्किमो जो ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडे बर्फीले क्षेत्र में अपना जीवन यापन करते हैं। और मध्य एशिया का जहाँ की स्थिति अलग है, जहाँ पर किर्गिज लोगों का जीवन एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। भूगोल में यह विचारधारा जो है वो प्रारंभिक काल से चली आ रही है और किसी न किसी रूप में यह द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलित रही है। हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, हेरोडोट्स, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, डार्विन रेटजेल, सैंपल आदि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यह एक भूगोल की एक जर्मन विचारधारा है जिसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है। इसमें हम बात करें सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स की, तो हिप्पोक्रेट्स ने वायु, जल तथा स्थानों का वर्णन करते हुए बताया है कि एशियाई लोगों को यूरोपीय लोगों की अपेक्षा अधिक अनुकूल भौतिक पर्यावरण प्राप्त होता है। उन्होंने पर्वतों के पवनानुभिमुख ढालों पर रहने वाले लंबे, वीर तथा भले लोगों की तुलना शुष्क निम्न क्षेत्रों में रहने वाले पतले, बलवान लोगों से की है। दूसरा, अरस्तु ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति है उसमें भी हिप्पोक्रेट्स के समान ही विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तरी यूरोप तथा एशिया के निवासियों में पाए जाने वाले अंतर का प्रमुख कारण जलवायु है। उनके अनुसार यूरोप के शीत प्रदेशों के निवासी साहसी व वीर होते हैं, परंतु उनमें विचारों तथा प्रौद्योगिकी की कमी होती है और वे राजनीतिक संगठन में भी अकुशल होते हैं, जिस कारण उनका पड़ोसी राष्ट्रों पर शासन करने की क्षमता नहीं होती। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि एशिया के जो निवासी होते हैं वो विचारवान होते हैं, दक्ष होते हैं और उनमें साहस की कमी होती है। इस कारण दासता उनकी नीति और स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई है। इस तरह इन्होंने पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, जलवायु के रूप में पर्यावरण के प्रभाव को मानव के स्वभाव से और उसके शारीरिक गठन से जोड़ा है। हम तीसरा लेंगे स्ट्रैबो एक रोम के विख्यात भूगोलवेत्ता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ढाल, उच्चावच, जलवायु आदि सभी ईश्वर की देन है और ये सभी मनुष्य की जीवन शैली को प्रभावित करती है। उन्होंने अपने अनेक भौगोलिक लेखों में
ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार इटली का आकार, आकृति, जलवायु, स्थानिक संबंध रोमन साम्राज्य को फैलने और सुदृढ़ करने में सहायता की है। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू ने बताया मॉन्टेस्क्यू एक अनेक अन्य विद्वान थे जिन्होंने बताया कि उष्ण जलवायु की तुलना में शीत जलवायु के निवासी शारीरिक दृष्टि से बलवान, अधिक साहसी, स्पष्टवादी, कम अविश्वासी और कम चालाक होते हैं। इसके विपरीत उष्ण जलवायु में रहने वाले लोग शारीरिक दृष्टि से कमजोर, कायर, आलसी और निष्क्रिय होते हैं। इसी तरह से जो विभिन्न अरब विद्वान थे, जिनमें जो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक बहुत ही प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने गहन भौगोलिक अध्ययन किए, उनमें हम सम्मिलित करते हैं अल मसूदी, इब्ने हाकल, अल इदरीसी, इब्ने खालदुन। इन्होंने भूगोल की अन्य शाखाओं के साथ साथ मानव और पर्यावरण संबंधों का भी महत्वपूर्ण अध्ययन किया। अरब भूगोलवेत्ताओं ने आवासीय विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा और इन प्रदेशों में निवास कर रही जातियों के भौतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों का वर्णन किया। इन विद्वानों ने मानवीय क्रियाओं तथा उसकी कार्यशैली का संबंध पर्यावरण के साथ स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे हम उदाहरण लें अल मसूदी का दृढ़ विश्वास था कि अधिक जल वाले प्रदेशों में के निवासी जो होते हैं वो अधिक प्रसन्न और विनोदी होते हैं। इसके विपरीत जो शुष्क प्रदेशों में रहने वाले जो निवासी होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, घुमक्कड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और खुले वातावरण में निवास करते हैं। इसलिए वो शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी, विवेकी और शारीरिक योग्यता वाले होते हैं। इसी तरह अन्य विद्वान बौद्धिन ने बताया कि उत्तरी प्रदेशों के लोग बर्बर, क्रूर, साहसी होते हैं तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लोग प्रतिशोध लेने वाले, चालाक होते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भूगोलवेत्ताओं को पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा ग्रीक, रोमन तथा अरब विद्वानों से विरासत में प्राप्त हुई है। उनके दृष्टिकोण से प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। फिर हम आगे जाएं तो 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा का ही बोलबाला रहा। इस अवधि में विभिन्न जो विद्वान रहे, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, हैकेल, बकल, फ्रेडरिक ड्रेचडेल, डिमोलेंस, सैंपल आदि ने भी इस पर्यावरणीय निश्चयवाद को समर्थन दिया और प्रकृति को ही सर्वशक्तिमान माना। इन जो 18वीं से 20वीं शताब्दी के जो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद को माना, उसका भी हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं इमैनुएल कांट, जो एक जर्मन वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने बताया कि न्यू हॉलैंड के जो निवासी होते हैं उनकी आंखें आधी बंद रहती है और वे बिना अपना सिर पीछे झुकाए अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि न्यू हॉलैंड की स्थिति ऐसे स्थान पर है जहाँ पर असंख्य मक्खियाँ होती है जो सदा उनकी आँखों पे उड़ती रहती है। उनकी आँखों को बचाव करने के लिए उनकी आँखें जो है वो आधी बंद रहती है और उनका सिर जो है वो पीछे की ओर झुका रहता है। उन्होंने बताया कि उष्ण प्रदेशों के निवासी सुस्त और कायर होते हैं। कायरता से क्या होता है, उनमें अंधविश्वास बढ़ता जाता है और राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों में दास प्रथा पनपती है। उन्होंने बताया कि पूरी गिलहरियाँ साइबेरिया की ओर प्रवास करती है तो वे स्लेटी रंग में बदल जाती है और सफ़ेद गाय का रंग शीत ऋतु में भूरेपन में बदल जाता है, जो पर्यावरण के अनुसार वो डाल रहे हैं अपने आप को कि जैसा पर्यावरण है वैसा ही वो रंग कर लेते हैं। आगे चल के हम बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो एक जर्मन विद्वान थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस के
में प्रारंभिक सभ्यता के विकास पर मेडिटेरियन क्षेत्र की भू आकृति का प्रभाव का वर्णन किया। उन्होंने भौगोलिक तत्वों जैसे अक्षांशों, देशांतर, समुद्र तल की ऊंचाई, चुंबकीय अंतर, चट्टानों का भेद, पवन की दिशा, वायु भार, वनस्पति, मानवीय क्रियाकलापों का बारीकी से विश्लेषण किया ताकि इन सभी भौगोलिक तथ्यों का जो भौतिक तथ्य हैं उनका प्रभाव हम मानव पर जान सकें। अन्य जो भूगोलवेत्ता जो जर्मन विचारधारा के थे वो थे कार्ल रिटर। उनका मत था कि पर्यावरण के तत्व मानवीय क्रियाकलापों पर ही प्रभाव नहीं डालते बल्कि मानवीय चरित्र को भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद की परिकल्पना को प्रोत्साहित करने में चार्ल्स डार्विन ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में प्रकाशित हुई, उसमें माना कि जीवों की उत्पत्ति पर्यावरण से प्रभावित होती है और ये निश्चयवाद के समर्थकों के लिए यह पुस्तक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि यह पर्यावरण और जीवों के संबंधों को बताती है। इसमें विकास का अनुक्रम भी बताया गया है जो पर्यावरणवाद निश्चयवाद के समर्थकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। रेडजेल के विचारों पर भी हम देख सकते हैं कि डार्विन के संकल्पना का विशेष प्रभाव पड़ा है। फ्रेडरिक रेडजेल जो एक जर्मन विद्वान थे और डार्विन के अनुयायी थे, उन्हें सही अर्थों में निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में प्रकाशित किया और इसमें यह ग्रंथ पर्यावरण निश्चयवाद के उदाहरणों तथा विचारों से पूर्णतः सुसज्जित है। रेडजेल के अनुसार समान दिशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती है। उनके इस कथन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया कि ब्रिटिश द्वीप समूह तथा जापान का उदाहरण दिया। रेडजेल महोदय के कथनानुसार इन दोनों देशों की द्वीपीय स्थिति ऐसी है जो उनको बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों के निवासियों ने तीव्र गति से प्रगति की है। इन देशों की विश्व में महाशक्तियों का स्तर प्राप्त है। रेडजेल ने योग्यतम की उत्तरजीविता जिसे हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत भी कहते हैं उसमें विश्वास जताया है और मानव को उद्विकास के अंतिम उत्पाद के रूप में वह मानता है। कि रेडजेल का मत था कि मानव अपने पर्यावरण की उपज है और पर्यावरण की प्राकृतिक शक्तियाँ ही मानव जीवन को ढालती है। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ ठीक समायोजन करता है और उसके अनुसार अपने को योग्य बनाता है। इन्हीं की जो शिष्या थी कुमारी एलन सेम्पल, वो भी निश्चयवाद या पर्यावरणवाद की समर्थक थी जो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भूगोलिक पर्यावरण का प्रभाव जो 1911 में प्रकाशित हुई उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है, उसकी धूल का कण है, किंतु यह भी नहीं है कि पृथ्वी ने उसे मातृत्व दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कार्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को दिशा दी है, उसके सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न की है जिससे उसके शरीर को बल मिला है, उसकी बुद्धि तेज हुई है और उसे नौ संचालन अथवा सिंचाई की समस्याएं दी है। साथ ही साथ इन समस्याओं का हल भी बताया है। एलन सेम्पल की इन पंक्तियों से हमें पर्यावरण या प्रकृति की जो महत्वता है उसका पता चलता है। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी ने
प्रकृति ने ही मानव के सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न की है, जिससे वो उस कठिनाइयों का सामना कर सके। उसको उन कठिनाइयों से मनुष्य के जो मानव के शरीर को बल मिलता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उससे जो भी समस्याएं सामने आती है तो उसका जो हल है वो मानव बुद्धि के द्वारा, मानव शारीरिक के बल के द्वारा वो उत्पन्न होता है। इसलिए मानव प्रकृति जो भी मुश्किलें प्रदान करती है, कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है, उससे मानव का विकास ही होता है। उन्होंने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वह मतलब मानव उसकी हड्डियों और ऊतकों तथा उसके मस्तिष्क एवं आत्मा में प्रवेश कर गई है। पर्वतों पर चढ़ने के लिए उसने फौलादी मांसपेशियां दी है, तट के सहारे उन्हें कमजोर और ढीला छोड़ दिया है। उसके स्थान पर उसकी छाती और हाथों की शक्ति का पूर्ण विकास किया है, जिससे वह अपने पतवारों को चला सके। नदी घाटियों में पृथ्वी ने उसे उपजाऊ भूमि प्रदान की है। एक अन्य बहुत ही सुंदर अपने सुंदर शब्दों में एलन सेम्पुल ने इसे और प्रभावित किया है। एलन सेम्पुल ने कहा है कि जो प्रकृति है वो मानव की हड्डियों, ऊतकों, उसके मस्तिष्क, आत्मा में प्रवेश कर गई है। उसको जो पर्वतों पर चढ़ने के लिए फौलादी मांसपेशियां है वो प्रकृति ने ही प्रदान की है। उसे तट के सहारे जीवन यापन के लिए उन मांसपेशियों को कमज़ोर छोड़ दिया गया है, और उसके जिन भी अंगों का विकास किया है वो उसको उस प्रकृति में, उस वातावरण में निवास करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए दिया गया है। और प्रकृति ही है जिसने नदी घाटियों में उपजाऊ भूमि कृषि के लिए प्रदान की है। इस तरह हम देखते हैं कि इन सभी भूगोलविदताओं ने प्रकृति को महत्वपूर्ण बताया और मानव पर प्रकृति का बहुत अधिक प्रभाव बताया है। इसे ही हम नियतिवाद के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।